हेलो स्टूडेंट्स और वेलकम बैक टू गीत गोविंद एकेडमी। बच्चों, हम लोग इस वीडियो में जो जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं जिन्हें आपको एग्ज़ाम में जाने से कम एक बार ज़रूर देखना चाहिए, उन टॉपिक्स के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक्स बच्चों, जिनको करना एकदम 100% कंपलसरी आप लोगों के लिए। ठीक है, तो पेन और पेपर निकाल लें और उसको नोट करना शुरू करते हैं। सबसे पहला चैप्टर है राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। इस चैप्टर में बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट है आपका यूनिफिकेशन ऑफ इटली, जर्मनी और ब्रिटेन। ब्रिटेन बहुत कम पूछता है, इटली का और जर्मनी का यूनिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और दूसरा है आपका इम्पेरियलिज्म। इम्पेरियलिज्म से क्वेश्चन पूछा जाता है और ख़ास तौर से बाल्कन क्षेत्र के बारे में पूछा जाएगा कि बाल्कन क्षेत्र के बारे में एक्सप्लेन कीजिए, बाल्कन क्षेत्र कैसा था। तो आप लोग आसानी से उसमें एक्सप्लेन कर सकते हैं। बहुत ही इजी टॉपिक है बच्चों, और तो हमको लगता है कि 2 से 4 मिनट आप लोग इस टॉपिक पे समय देंगे तो वो आप लोगों का ख़त्म हो जाएगा। बाल्कन क्षेत्र बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और इसी के कारण वर्ल्ड वॉर 1 भी हुआ था। अगला चैप्टर है बच्चों आपका नेशनलिज्म इन इंडिया। तो नेशनलिज्म इन इंडिया बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये पूरा का पूरा चैप्टर है, क्योंकि इस चैप्टर से क्वेश्चन ज़्यादा निकलता है, क्योंकि ये अपने देश से रिलेटेड क्वेश्चन चैप्टर है। तो इसमें क्या होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे पहले आप याद कर लीजिए कि सबसे पहले याद कर लीजिए नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के बारे में याद कर लीजिए। ठीक है, दूसरा याद कर लीजिए कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट अलग अलग लोगों के लिए क्या क्या मतलब निकालते थे। ठीक है, और नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट किस तरीके से रिटर्न हो गया, बैक हो गया, वापस आ गया। फिर सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट क्या है, कैसे शुरुआत हुआ। ठीक है, और सबसे इम्पोर्टेंट आप लोगों को याद रखना है, सबसे इम्पोर्टेंट याद रखना है आप लोगों को ये कैसे कैसे लोग, कौन कौन से संस्थाएं जो थी उसमें भागीदारी ली थी उसमें नेशनलिज्म इन इंडिया में। ठीक, तो बच्चों आप लोगों को एक एक पॉइंट को ये चैप्टर ही पूरा इंपॉर्टेंट है। प्रयास करिएगा कि पूरे चैप्टर को डीप में पढ़िएगा आप लोग, क्योंकि लास्ट का समय है, ये रिवीजन के समय में आप लोगों को चाहिए कि एक बार बढ़िया से नेशनलिज्म इन इंडिया को पढ़ लीजिएगा बढ़िया तरीके से पूरा। ठीक है, और आगे चलते हैं अगले चैप्टर पे। पहला चैप्टर है बच्चों आपका ये हो गया आपका ओपन। देखिए, अगला चैप्टर है आपका मेकिंग ऑफ अ ग्लोबल वर्ल्ड। तो सबसे पहले आप लोग डिफिनीशन याद कर लीजिए, ग्लोबलाइजेशन क्या है। ठीक है, ग्लोबलाइजेशन आप लोगों को समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 19th सेंचुरी के बारे में देख लीजिए कि 19th सेंचुरी में किस तरीके से ग्लोबलाइजेशन कहाँ से शुरू हुआ, मैनचेस्टर शहर क्या था, वहाँ पे क्या बनता था, और किस तरीके से दुनिया में जो आपके जो गिरावट आती है, मार्केट की मंदी आती है, वो किस तरीके से दुनिया का बाकी हिस्सों का जो असर पड़ता है वो भारत में भी किस तरीके से देखने के लिए मिला था, ये भी आप लोग याद कर लीजिएगा। कॉलोनाइजेशन क्या था बच्चों, और कॉलोनाइजेशन से किस तरीके से उस समय अलग अलग कंट्री जूझ रही थी। ठीक है, और यही इस चैप्टर में बस इतना ही आप लोगों को देखना है। अगला है बच्चों एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। तो एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन में आप लोग को मेनली याद रखना है ब्रिटेन। ब्रिटेन का जो एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसको आप लोग प्रयास कीजिएगा कि इसको याद कर लीजिएगा एक एक पॉइंट ब्रिटेन के इंडस्ट्रियलाइजेशन को, क्योंकि इसके इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी किसी चीज़ के इंडस्ट्रियलाइजेशन के बारे में भले ना पूछे, लेकिन ब्रिटेन का इंडस्ट्रियलाइजेशन पूछता है। और इंडिया में पूछेगा आप लोगों से पहला कॉटन मिल सेटअप, आपसे पहला आपसे पूछ सकता है जूट मिल सेटअप, और तो इस तरीके से आप लोग इंडस्ट्रियलाइजेशन में देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है कि जैसे आप लोग से पूछ सकता है कि कौन सा फैक्ट्री इंडिया में कोई जूट का कौन सा सेटअप हुआ था, फिर पूछ सकता है आपसे कॉटन का कौन सा सेटअप हुआ था, कहाँ पे हुआ था, किन किन वजहों से हुआ था। तो बच्चों आप लोग को ये इंपॉर्टेंट याद रखना चाहिए कि कोई भी फैक्ट्री कई सारी चीज़ों को देख के कहीं पे भी सेटअप की जाती है। तो मेनली आप लोग याद रखिएगा, ये एक तरीके से जियोग्राफी से भी जुड़ा हुआ है। इसमें आप लोग देखिएगा कि फैक्ट्री जूट की सेटअप हो रही है, सबसे पहली जूट की फैक्ट्री कहाँ सेटअप हुई, तो सिंपल आंसर इसका कोलकाता।
कोलकाता में क्यों हुई, तो ये भी आपके पास आंसर होना चाहिए कि वाटर की अवेलेबिलिटी अधिक चाहिए होता है, प्रोडक्शन जो होता है इसका ये बहुत ही अच्छा होता है कहाँ पे, बंगाल में, इस वजह से वहाँ पे सबसे पहले जूट की फैक्ट्री सेटअप की गई। तो इस तरीके से आंसर आप लोगों के दिमाग में पूरे सेटअप होने चाहिए, एक एक कड़ी को जोड़ के रखिएगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग अगला बात करते हैं बच्चों, अगले चैप्टर के बारे में। अगला चैप्टर है आप लोगों का प्रिंट कल्चर एंड द मॉडर्न वर्ल्ड। प्रिंट कल्चर के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो सबसे पहले बच्चों आप लोग सीक्वेंस वाइज याद रखिएगा। तो इसमें ज़्यादातर फैक्ट बेसिस पे क्वेश्चन पूछ सकता है आप लोगों से। फैक्ट बेसिस क्वेश्चन का मतलब आप लोगों से पूछ देगा कि जॉन गुटेनबर्ग कौन थे, चाहे पूछ देगा कि सबसे पहली जो स्क्रिप्ट लिखी है तो उसका नाम बताइए, किस कौन से देश थे सबसे पहले जहाँ पे शुरुआत हुई प्रिंटिंग की, तो सबसे पहले आप लोग याद रखिएगा कि कहाँ से शुरुआत हुई, ठीक है। तो सबसे पहले कौन सी टेक्नोलॉजी आई, तो सबसे पहले वुड ब्लॉक प्रिंटिंग है। कहाँ से शुरू हुआ, चाइना से शुरू हुआ। चाइना से निकाल के वेस्ट की तरफ ले जाने वाले कौन थे, तो मार्को पोलो। ऐसे याद रखना है आपको, ठीक है। तो इसमें जो क्वेश्चंस इस चैप्टर के जानते हैं ज़्यादातर कैसे बनते हैं, इस चैप्टर के ज़्यादातर जो क्वेश्चंस बनते हैं वो फैक्ट बेसिस पे होते हैं। तो इसमें 1 मार्क्स के 2 मार्क्स के क्वेश्चन आने के चांसेस बच्चों ज़्यादा है, ठीक। तो जैसे मैं आप लोगों से पूछ सकता है, इंडिया बहुत इंपॉर्टेंट है इस कॉन्ट्रास्ट में, ठीक है। तो इंडिया से रिलेटेड आप लोगों से क्वेश्चन पूछ सकता है। जैसे एक एग्जांपल आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं प्रीवियस ईयर के। जैसे एक क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं कि व्हेन डिड द फर्स्ट प्रिंटिंग कम अप टू इंडिया, तो इंडिया में सबसे पहली प्रिंटिंग कब आई। तो बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये आपके लगभग 1600 के बीच में ये आई। आप लोग एग्जैक्ट आंसर खोल लीजिएगा और ये जो क्वेश्चंस ये लिखे हुए एक बार सॉल्व भी कर लीजिएगा जो आपके सामने डिस्प्ले पे दिख रहा है, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रिसोर्सेज और डेवलपमेंट के। ये बच्चों ये जो चैप्टर है इससे रिलेटेड क्वेश्चंस जो हैं वो आप लोगों को एक वीडियो इस वीडियो के लिंक में मैंने एक वीडियो सर के द्वारा, आशुतोष सर के द्वारा पूरी की पूरी जियोग्राफी को कवर किया गया बच्चों। उसको एक बार आप लोग जरूर विजिट करें, ज़रूर देखें उस वीडियो, क्योंकि आप लोगों को जो मैप से रिलेटेड इश्यूज़ हैं और जो कैसे क्वेश्चन आते हैं इसमें आपके जियोग्राफी में, सब का सब पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा। पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर, जियोग्राफी का पूरा डर खत्म हो जाएगा आप लोगों का। तो जियोग्राफी से हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो ये आप लोग हम लोग जियोग्राफी से आगे चलेंगे। बच्चों पढ़ाई बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों को करना, क्योंकि घर पे आप लोगों को लास्ट दिन है आज तैयारी का, इसलिए प्रयास कीजिएगा कि ज़्यादा से ज़्यादा हेडेक नहीं लेना है आप लोगों को और आराम से आसान तरीके से पढ़ते रहना है आप लोगों को, ठीक है। टेंशन बिल्कुल नहीं लेना, एकदम फ्रेश माइंड से रहिएगा, कोई टेंशन नहीं। जितना पढ़ा है उसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास कीजिएगा कि उसको दोहराते रहिएगा, कोई टेंशन नहीं, कोई फिक्र नहीं है, अच्छा जाएगा पेपर आप लोगों का। बस थोड़ा सा एक बार कॉन्ट्रास्ट आपको दिमाग में रख लीजिएगा। अब बच्चों हम लोग आ गए आपका पॉलिटिक्स में। तो पॉलिटिक्स में बच्चों आप लोगों को बहुत इंपॉर्टेंट है कि श्रीलंका और बेल्जियम की दोनों की स्टोरी पता नहीं चाहिए, और दोनों की स्टोरी के बेसिस से बच्चों सीबीएसई हर साल क्वेश्चन पूछता है और जिसमें से आप लोगों को आंसर बताना बहुत ही अनिवार्य होता है, ठीक। और ज़्यादातर क्वेश्चंस जो होते हैं वो मेजोटिज्म से रिलेटेड होते हैं। तो मेजोटिज्म का जो क्वेश्चंस है उसको याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इसमें से बनते हैं, ठीक है। और हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग और वर्टिकल पावर शेयरिंग, यानी हॉरिजॉन्टल और ये वर्टिकल, ठीक है। ये दोनों पावर शेयरिंग्स को आप लोग एक बार समझ लीजिएगा कि हॉरिजॉन्टल कैसे होता है। ये वाला हॉरिजॉन्टल है और ये वाला जो है आपका ये वर्टिकल वाला है, ऊपर से नीचे की तरफ वर्टिकल, ठीक है। तो दोनों के पावर डिवीजन को समझ लीजिएगा आप लोग, ठीक है। और आप लोग सिविल वॉर और इन सब से रिलेटेड जो थ्योरीज हैं उनको जरूर देख लीजिएगा कि सिविल वॉर क्या होता है, प्रेशर ग्रुप्स क्या होते हैं, फेडरल्स क्या होते हैं, इन सब के बारे में थोड़ा थोड़ा आपको जानकारी होना चाहिए। वैसे आप लोग ये देख लीजिए, जो कंट्रीज़ के अंदर जो वॉर्स होते हैं उसे सिविल वॉर कहते हैं, और फेडरल जो होता है वो सिस्टम, ये एक ऐसा सिस्टम होता है जिसमें केंद्र सरकार, राज्य सरकार और लोकल गवर्नमेंट का एक डिवीज़न होता है वर्टिकल लेवल पर, ठीक है। प्रेशर ग्रुप्स क्या होते हैं, ऐसे ग्रुप्स होते हैं जो गवर्नमेंट को क्या करते हैं, डिमांड करवाते हैं, उनको इंड्यूस करते हैं कि वो लोग ऐसे डिसीजन ले जो पब्लिक के लिए क्या हो, प्रॉफिटेबल हो, वो लोग इसीलिए उनको प्रेशर ग्रुप कहा जाता है, जो सरकार के ऊपर डायरेक्ट प्रभाव डालते हैं, ठीक है।
तो इनमें से बच्चों क्वेश्चंस आप लोग देख सकते हैं। तो क्वेश्चन आप लोग देखिए वाई श्रीलंकन तमिल लेफ्ट अल्टरनेटेड, चाहे पूछ सकता है आपसे नेम टू कंट्री विथ बेल्जियम हैज बॉर्डर। तो बेल्जियम्स के बॉर्डर, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, ठीक है। फ्रांस और जर्मनी दोनों इससे लगते हैं, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद रख लीजिएगा इसको। नीदरलैंड भी लगता है इसके। तो 3 कंट्रीज इससे लगती हैं, 2 कंट्रीज का नाम बताना है। तो आप लोग एक बार, आप लोग तो ये चैप्टर पढ़ चुके होंगे, लेकिन आप लोगों को चैप्टर पढ़ना है मेनली किस चाहिए, सबसे पहले स्टोरी पढ़िएगा इसका, क्योंकि बच्चों स्टोरी बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर का। और हर साल सीबीएसई इसमें से क्वेश्चन एक जरूर पूछता है, 1 से 2 क्वेश्चन पूछेगा, वो भी बढ़िया नंबर के, 2 से 4 नंबर वाले, ठीक है। अगला है बच्चों फेडरलिज्म। तो सबसे पहले आप लोग को फेडरलिज्म समझना पड़ेगा, फेडरलिज्म है क्या, और यूएसए में और इंडिया में कैसा सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है, ठीक है, ये समझना है। उसके बाद से आप लोगों को समझना है कि डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है, ठीक है, कोलिजन गवर्नमेंट क्या होता है, पंचायत समिति किसे कहते हैं, ठीक है। तो ये सब इंपॉर्टेंट टर्म्स है जिन्हें आप लोगों को याद रखना है। ज़्यादातर बच्चों को ये सब चीज़ें बताने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये सब चीज़ें बच्चों आप लोग आसपास देख रहे होंगे, ठीक है। जो गांव के बच्चे होंगे उनको तो बिल्कुल नहीं बताना है, क्योंकि उनको ज़्यादातर मालूम होगा। अगर नहीं मालूम है बच्चों, तो आप लोगों को ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं, बस एक तरीके से बेसिक चीज़ें जानना है आप लोगों को, कि सबसे जो टॉप पे होते हैं और वो केंद्र सरकार, उसके नीचे राज्य सरकार, और उसके नीचे तीसरा लेवल ऑफ गवर्नमेंट होता है पंचायत गवर्नमेंट जिसे हम लोग कहते हैं। और ये पावर्स के डिवीजन को, जो ऊपर से नीचे तक जो पावर बढ़ रहे हैं, इसी को कहते हैं डिसेंट्रलाइजेशन, ठीक है। अगला बच्चों डेमोक्रेसी एंड डाइवर्सिटी। तो डेमोक्रेसी और डाइवर्सिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। डेमोक्रेसी और डाइवर्सिटी कई सारे पॉइंट्स की वजह से इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो डेमोक्रेसी है उसमें क्या होता है, डाइवर्सिटी होती है। तो विभिन्नता में एकता, ऐसे भारत के लिए कहा जाता है कि विभिन्नता में एकता। उसी तरीके से आप लोगों को याद रखना है। वैसे ये शायद चैप्टर कट गया है, अब इसके बारे में कंफर्म नहीं है, ठीक है, ये चैप्टर कट गया है, लेकिन अगर ये चैप्टर है तो इसमें ज़्यादा इम्पोर्टेंट आप लोगों को याद करना है क्या, ये चैप्टर शायद कट गया है बच्चों, ये कट गया, ठीक है, ये चैप्टर नहीं पढ़ना है आप लोगों को। चलिए अगला चैप्टर बच्चों जेंडर, रिलीजन और कास्ट। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बच्चों पूछा जाता है वुमेन्स पे, वुमेन्स से रिलेटेड इश्यूज पे पूछा जाता है ज़्यादातर क्वेश्चन। तो आज के समय में कोई भी एग्जामिनेशन हो तो वो जो वुमेन्स हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए आप लोगों को इसमें महिलाओं के रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को याद रखना है, ठीक है। रिलीजियंस में भी याद रखना है आप लोगों को। तो सबसे इम्पोर्टेंट है, आप लोग याद कर लीजिएगा, कम्युनलिज्म याद कर लीजिए, और सबसे इम्पोर्टेंट इसमें ये है आपका फेमिनिस्ट, ठीक है, फेमिनिस्ट याद कर लीजिए, क्योंकि मैंने जैसा कि बता दिया है कि इस चैप्टर में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कोई तो जेंडर, वो भी फीमेल के बारे में ज़्यादातर आप लोगों को नॉलेज गेन करना है, क्योंकि क्वेश्चन वही इम्पोर्टेंट इस साल का मेरे हिसाब से लग रहा है उसमें, ठीक है। आ सकता है आप लोगों से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि फीमेल से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकता है आप लोगों से, कि समाज में किस तरीके की इस समय मतलब स्तर है, क्वालिटी है महिलाओं का, आप इससे क्या एग्री हैं, डिसएग्री हैं, इस तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। पॉलिटिकल पार्टीज बच्चों बहुत ही ईजी चैप्टर है। पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए कि पॉलिटिकल पार्टी होती क्या है, इन्हें क्यों बनाया जाता है, और भारत में कितनी पॉलिटिकल पार्टीज जरूरी हैं। अगर ये 3 चीज़ों का आप लोगों को आंसर पता चल गया तो ये चैप्टर एकदम हलवा है, एकदम इजी चैप्टर, ठीक है। और एक पार्टी की क्या फ़ायदे नुकसान है, 2 पार्टी के क्या फ़ायदे नुकसान है, और 3 पार्टी के क्या फ़ायदे नुकसान है, दोनों आप लोगों को याद होने चाहिए, ठीक। और बाकी इस चैप्टर में बच्चों ज़्यादातर आप लोगों को याद रखना है पॉलिटिकल पार्टीज के द्वारा जो चैलेंजेस होते हैं, ठीक है। तो ये इम्पोर्टेंट है, जैसे अगर पॉलिटिकल पार्टीज ना हो तो डिक्टेटरशिप भी आ सकता है, और बहुत सारी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ सकता है। इसलिए पॉलिटिकल पार्टीज होना इम्पोर्टेंट है। क्यों इम्पोर्टेंट है, अगर ना हो तो क्या होगा, ये पूरी चीज़ें जो है ये पूरा क्रोनोलॉजी आप लोगों को याद करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं कहूँगा आप लोगों से कि आप लोग करीब 4-6 पार्टियों का नाम याद कर लीजिएगा।
कोलिजन गवर्नमेंट किसे कहते हैं ये भी याद कर लीजिएगा, और कौन कौन से प्रॉफिट और लॉस होते हैं पार्टीज के होने और ना होने के, ये भी याद कर लीजिएगा। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे कि डेमोक्रेसी के क्या आउटपुट निकलते हैं। शायद ये चैप्टर कट चुका है, ये शायद चैप्टर कट चुका है आपका डेमोक्रेसी के आउटपुट वाला। अब हम लोग देखेंगे आपका इकोनॉमिक्स। तो आई होप सो दैट बच्चों आप लोगों को पीछे का समझ में आएगा। ज़्यादा इंपॉर्टेंट जानते हैं बच्चों, आप लोगों को ज़्यादा फोकस करना उन चीज़ों पे जो चैप्टर से ज़्यादातर चीज़ें जुड़ी हुई। ठीक है, जैसे चैप्टर का नाम पढ़ा आपने डेवलपमेंट, तो डेवलपमेंट में क्या मेन डेवलपमेंट होता है, तो शिक्षा, स्वास्थ्य और आपकी एजुकेशन, शिक्षा, स्वास्थ्य और आपका एक और चीज़ होता है इकोनॉमी। ठीक है, पैसे, बिजनेस। ठीक है, तो इन तीनों चीज़ों का रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आप लोग देखेंगे कि यहाँ पे इस चैप्टर में आपको एवरेज पर कैपिटा इनकम और आपके ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स और बहुत सारे जीडीपी और बहुत सारी चीज़ों के बारे में आप लोग एक तरीके से ब्रीफ नहीं, एक तरीके से नॉर्मल नॉलेज लीजिएगा, जो कि आपके बेसिक अंडरस्टैंडिंग से पूछेगा क्वेश्चन। अब पूछ देगा कि बच्चों की आप लोगों से पूछ देगा कि जीडीपी किसे कहते हैं, तो ज़्यादातर बच्चे दिक्कत में पड़ जाएंगे, लेकिन जो पढ़े होंगे उनको मालूम होगा कि जीडीपी सम ऑफ टोटल ग्रॉस, मतलब जितना भी प्रोडक्शन होता है उसके टोटल को हम लोग जीडीपी कहते हैं। ठीक है, तो ये नॉलेज आप लोगों को होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जीडीपी से सिंपल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है, ये सब साइंस की ज़्यादातर चीज़ें आप लोगों को इसमें मिल जाएंगी। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है, तो ऐसे डेवलपमेंट जिसमें डेवलपमेंट भी हो जाए और कोई भी इन्वायरमेंट को नुकसान ना पहुँचे। ठीक, तो जैसे मैं आप लोगों को जानना है कि डेवलपमेंट का मकसद जो होता है वो क्या होता है, तो आप लोगों को पता ही होगा कि शुरुआत में जब आप चैप्टर पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि डेवलपमेंट हर एक व्यक्ति के लिए क्या है, डिफरेंट है। हर एक व्यक्ति के लिए डिफरेंट गोल है। जैसे आप लोग स्टूडेंट है तो आपके लिए डेवलपमेंट गोल क्या होगा कि आप लोग एक अच्छे पोस्ट पर पहुंच जाए। कोई ठेले वाला है तो उसके लिए डेवलपमेंट गोल क्या होगा कि वो एक बड़ा सा बढ़िया वाला ठेला ले ले, यानी गाड़ी ले ले। कोई एक दुकानदार है तो वो सोचेगा कि हम बड़ा वाला दुकान ले लें, बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट्स। तो इस तरीके से आप लोग देखेंगे कि जो डेवलपमेंट है वो सबके लिए अलग अलग है। ठीक है, दूसरा चैप्टर है बच्चों सेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमी। इंडियन इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए, यानी इंडियन इकोनॉमी में साथ देने के लिए कौन कौन से सेक्टर्स हैं। तो बच्चों मेनली आपको 3 सेक्टर्स याद रखने हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी। तो बच्चों ये क्वेश्चन आप लोगों से एकदम गारंटेड लिखित ले लो कि क्वेश्चन इसमें से आएंगे। प्राइमरी याद कर लो, प्राइमरी क्या होते हैं, इनसे रिलेटेड कौन से फील्ड है, सेकेंडरी क्या होते हैं, इनसे रिलेटेड कौन से फील्ड है, और टर्सरी क्या होते हैं, इनसे रिलेटेड कौन से फील्ड है। अगर टर्सरी बढ़ रहा है तो क्या इसका असर पड़ेगा प्राइमरी पे, अगर प्राइमरी घट रहा है तो इसका क्या असर पड़ेगा सेकेंडरी पे। ऐसे सब सीक्वेंसेस में आप लोगों को थोड़ा सा थिंकिंग आनी चाहिए कि आंसर आप लोग इससे बना के लिख सकें। जैसे मैंने बता दिया कि प्राइमरी वाले में घट रहे हैं और सेकेंडरी वाले में बढ़ रहे हैं, तो भैया कैसे बढ़ेंगे, अगर प्रोडक्शन ही कम हो जाएगा, अगर हम लोग खेती अगर उगाएंगे ही कम तो प्रोडक्शन कैसे होगा, नहीं हो पाएगा। इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि हम लोग को सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन करना है। प्रोडक्शन जब बढ़ेगा तभी क्या होगा, एग्रीकल्चर जब हम लोग ज़्यादा करेंगे तो प्रोडक्शन ज़्यादा होगा, प्रोडक्शन ज़्यादा होगा तो मार्केटिंग ज़्यादा होगा, चीज़ें सस्ती होंगी। ठीक है, इस तरीके से आप लोग को प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी याद रखना है। फिर गवर्नमेंट का एक एक्ट, एक नियम याद रखना है जिसको हम लोग मनरेगा कहते हैं। मनरेगा स्कीम क्या है ये पूछता है आप लोगों से, हर साल पूछता है, इस साल भी हो सकता है मनरेगा के बारे में पूछे। तो 100 डेज ऑफ या फिर 120 दिन का काम की गारंटी गवर्नमेंट के द्वारा होती है। ठीक है, इसे कांग्रेस के द्वारा लाया गया था। तीसरा चैप्टर बच्चों मनी एंड क्रेडिट। मनी क्या होता है, ठीक है, और क्रेडिट क्या होता है। सबसे पहले मनी के बारे में आप लोग समझिएगा कि मनी क्या होता है, कोलेट्रल क्या होता है। ये सब बैंकिंग की कुछ टर्म्स दी हैं। जैसे कोलेट्रल का मतलब होता है बच्चों गिरवी। ठीक है, जैसे आप लोग किसी को लोन लेना होता है तो क्या करता है, बैंक को गिरवी रखता है कोई चीज़, तो उसे कोलेट्रल कहते हैं। किसी को क्रेडिट चाहिए होता है तो ऐसा करता है, इंटरेस्ट रेट भरता है, उसका डॉक्यूमेंटेशन यानी अपनी ज़मीन जायदाद जो देना होता है देता है, और मोड ऑफ रीपे यानी किस तरीके से वो पेमेंट वापस लौटाएगा, वो सब चीज़ें तय होती हैं। तो बच्चों इसमें आप लोग सबसे इम्पोर्टेंट है इसमें फॉर्मल और इनफॉर्मल।
ठीक है। ये भी याद कर लीजिएगा कि फॉर्मल में कितने परसेंट लोग हैं, इनफॉर्मल में कितने परसेंट लोग हैं। आप लोग ये भी देखिएगा कि इनफॉर्मल वाले में क्या है, लोग ज़्यादा लोन लिए हुए हैं, यानी जो कौन लोग इनफॉर्मल में लोन लिए हुए, जिनको जो कि एजुकेटेड नहीं है। जो एजुकेटेड लोग हैं, जो वेल्ड बिल्ड लोग हैं, वो लोग किससे लेते हैं लोन, वो लोग लोन लेते हैं आपके फॉर्मल सेक्टर से, ठीक है। तो आप लोगों को याद रहना चाहिए SGS इंपॉर्टेंट है, सेल्फ हेल्पिंग ग्रुप, और ये इस समय बहुत ही ज़्यादा प्रचलन में है बच्चों। सेल्फ हेल्पिंग ग्रुप हर गांव में सेल्फ हेल्पिंग ग्रुप बना हुआ है इस समय, और वहाँ से जो महिलाएं हैं वो वहाँ से पैसा उतारती हैं और उनको जो कार्य करना होता है वो कार्य करते हैं, ठीक है। सेल्फ हेल्पिंग ग्रुप में जो ब्याज होता है वो कम होता है, ठीक। अगला बच्चों, ग्लोबलाइजेशन एंड द इंडियन इकोनॉमी। तो किस तरीके से वैश्वीकरण जो है वो हमारे देश को बदल रहा है। तो वैश्वीकरण क्या होता है बच्चों कि दूसरे विदेशी कंपनियां हमारे यहाँ आती हैं। जो विदेशी कंपनियां आती हैं उन्हें हम लोग MNCs कहते हैं। तो MNCs के बारे में पूरा याद रख लीजिएगा, ठीक है। तो MNCs के आने की वजह से बच्चों बहुत ही फायदा होता है, तो उसका नुकसान भी होता है। तो MNCs का नुकसान भी समझ लीजिएगा, ठीक है। क्या क्या चीज़ें हैं जिनके हम लोग कर MNCs को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो कुछ पॉलिसीज़ में बदलाव करके हम लोग MNCs को बुला सकते हैं। MNCs को बुलाने की वजह से फ़ायदा क्या होगा, तो MNCs को बुलाने की वजह से बच्चों हमारे यहाँ नौकरियाँ जनरेट होंगी। MNCs के आने की वजह से नुकसान क्या होगा बच्चों, तो MNCs के आने की वजह से हमारे यहाँ कंपटीशन बढ़ेगा। जो इंडियन कंपनियां हैं उनको टफ कंपटीशन मिलेगा, जिसकी वजह से वो कोलैप्स भी कर सकती हैं, खत्म भी हो सकती हैं, ठीक है। तो ये डिमेरिट्स हैं MNCs के। और लास्ट है बच्चों कंज्यूमर राइट। हर एक जितने भी कंज्यूमर्स होते हैं उनके कुछ राइट्स होते हैं, उनके कुछ अधिकार होते हैं, ठीक है। तो उन अधिकारों का इस्तेमाल किया जाता है। ये सारे चैप्टर आप लोगों में नहीं है, ठीक है। ये चैप्टर आप लोगों में कट चुका है। चलिए, और इसी के साथ बच्चों वेरी वेरी थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और आप लोगों को जो भी प्रॉब्लम्स हो बच्चों, उसके लिए ज़रूर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। मैं पूरा प्रयास करूंगा बच्चों कि आप लोगों को उस क्वेश्चंस का, उस डाउट का आंसर आप लोगों को दिया जाए, किसी भी तरीके से दिया जाएगा। और आप लोगों को हो सकता है शॉर्ट्स के माध्यम से या किसी न किसी माध्यम से आप लोगों को उसका आंसर ज़रूर दिया जाएगा। तो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। और मैं चाहता हूँ बच्चों कि आप लोग बहुत ही अच्छा नंबर लाएं, बहुत अच्छा नंबर लाएं। और मेरी तरफ से पूरी पूरी शुभकामनाएं आप लोगों के साथ। गॉड ब्लेस यू, सरस्वती माता आपके साथ रहें। और जो भी पढ़ा है आपने एक बार मन से एक बार दोहरा लें, और एग्ज़ाम से पहले बिल्कुल टेंशन ना लें। बी कॉन्फिडेंट, कॉन्फिडेंस में रहें, और पेपर आने के बाद एक बार बढ़िया से पढ़ें और पूरा का पूरा थ्योरी जो कॉन्सेप्ट है बढ़िया से लिखें। जो ना क्वेश्चन आए उसके लिए स्पेस छोड़ें, और स्पेस छोड़ने के बाद पहले जो आ रहा है क्वेश्चंस को उसको अपने तरफ से बहुत अच्छे से कीजिएगा, सॉल्व कीजिएगा, ठीक है। बहुत अच्छे से लिखिएगा। जो भी क्वेश्चन आप लोगों को आ रहा है वो अच्छे से लिखिएगा। जितने वर्ड्स में बोल रहा है उतने वर्ड्स में लिखिएगा, ठीक है। और जो क्वेश्चन आप लोग को नहीं आ रहा है वो 20 में स्पेस जो छोड़े हैं आप लोग लास्ट में कवर अप करने की कोशिश कीजिएगा। इससे क्या होगा बच्चों कि जो सीक्वेंस है क्वेश्चन आंसर का वो बहुत ही सही रहेगा, मैचिंग करेगा। और बाई चांस मान लीजिए कि मिस्टेक हो जाता है, आपसे सीरियल नंबर मिस हो जाता है, तो क्या होगा बच्चों कि जो एग्जामिनर है आप लोग जब लाइन से दे देंगे क्वेश्चंस तो वो उसे आराम रहेगा। आप लोगों को क्या करना है बच्चों, जो एग्जामिनर है उसको आराम देना है, उसको कम से कम मेहनत करवाना है। तो आप लोग इतने सुंदर तरीके से, इतने अच्छे से आंसर को एलोबरेट और एक्सप्लेन कीजिएगा कि जो चेक करने वाला हो क्या हो जाए, वो खुश हो जाए एकदम कि बच्चे ने बहुत ही अच्छे से लिखा है, मेरा समय बचा रहा है और अच्छे से मैं चेक कर पा रहा हूँ कॉपी। क्योंकि आप लोग जितना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स करेंगे एग्जामिनर के लिए उतने ज़्यादा चांसेस रहेंगे आपके मार्क कटने के। जो भी आंसर लिखिए बच्चों एकदम क्लियर लिखिए, टफ वर्ड्स का इस्तेमाल बिल्कुल मत कीजिए। जितना सिंपल वर्ड्स कर सकते हैं उतना सिंपल वर्ड लिखिएगा। ऐसा लिखिएगा कि कोई भी उस चीज़ को पढ़ के समझ जाए कि ये बच्चा क्या कहना चाहता है, ठीक है। और एक चीज़ इम्पॉर्टेंट है, थोड़ा सा ये फोकस करिएगा कि आप लोग जो भी आंसर लिखिएगा उसको पॉइंट में लिखिएगा, ठीक है। पॉइंट वाइज लिखिएगा। और पॉइंट वाइज अगर नहीं लिख पा रहे हैं तो आप लोग सोचें सर पॉइंट वाइज कैसे लिखें, तो आप लोग बच्चों एक बार गूगल पे चले जाइए और एक बार सर्च कीजिए। आप लोग टॉपर्स कॉपी लिख सकते हैं, जो CBSE हर साल रिलीज करता है टॉपर्स की कॉपी।
और वहाँ से SST की टॉपर्स की कॉपी आप लोग देखेंगे तो उन लोगों ने क्या किया कि हर एक आंसर को एक ऐसे ढंग से लिखा है बच्चों कि पूरा का पूरा जो सीक्वेंस है एकदम सही तरीके से है, मतलब एकदम लाइन से लिखा है और पॉइंट वाइज में लिखा है। और जो चीज़ इंपॉर्टेंट है बच्चों, जैसे मान लीजिए कोई आंसर है जिसमें एग्जामिनर को 2 ही 3 पॉइंट से मतलब होता है, ठीक है, अब वो 2-3 पॉइंट क्या कर दिया, हाईलाइट कर दिए गए, नीचे उसके लाइन कर दिया गया, एग्जामिनर ने देखा और तुरंत मार्क्स दे दिया। तो ये चीज़ बच्चों आप लोगों को बहुत ही इंपॉर्टेंट याद रखना है, ठीक है। और ये रहा मेरी तरफ से कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स, ठीक है। कोई भी इसमें मैंने रॉकेट साइंस नहीं बताया है, ज़्यादातर आप लोगों ने चीज़ों को सुना होगा, लेकिन बच्चों एक बात याद रखिएगा कि एक बार प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। भले ही आप 2 ही क्वेश्चंस को एक बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा, लेकिन एक साफ पन्ने पर 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन एक बार सॉल्व करके बढ़िया से अपने आप को चेक कर लीजिएगा, ठीक है। बिल्कुल ही परेशान नहीं होना है, बिल्कुल ही घबराना नहीं है, क्योंकि ये जो पेपर है SST का बहुत ही ईजी आता है, कूल आता है पेपर, तो एकदम टेंशन नॉट एकदम, और मन से आप लोग पेपर दीजिए। माता रानी करे आप लोगों का नंबर बहुत अच्छा है, आप लोग टॉप करें बोर्ड में, ठीक है। चलते हैं बच्चों, मिलते हैं अब नेक्स्ट सेशन में, ठीक है। थैंक यू बच्चों।